सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आने का सोचा है और आप यहाँ पे आए हो आज। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा आरएस है। इसके लिए आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो। और मैं ईमानदारी से बताऊं तो कि यहाँ से बस मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और ये स्प्रिंग बोर्ड की बदौलत हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि आरएस क्या है, आरएस का सिलेबस क्या है, आपने सोचा है, उसकी क्या रणनीति रहेगी, क्या इसका मार्गदर्शन रहेगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ कि मेरा नाम पूजा मीना है और मैंने आरएस 2018 की जो वैकेंसी है उसमें 78 रैंक हासिल की है और ये मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास में मैंने ये हासिल किया है। और मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं सवाई माधोपुर की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन वहीं अपने गांव से की है। उसके बाद में मैंने अपना कॉलेज महारानी कॉलेज से मैंने बीए किया है। तो जो भी आर्ट्स के हैं वो ये ना समझे कि हम आर्ट्स के हैं, तो कोई सी भी स्ट्रीम हो सभी इसमें कर सकते हैं। तो 2016 में मैंने बीए किया है और उसके बाद में 2016 के बाद में मैंने 2017 के जनवरी में फाउंडेशन का बैच ज्वाइन किया था स्प्रिंग बोर्ड का। और उसके बाद में 2017 से मैं लगातार 2021 तक और अभी तक भी स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ी हुई हूँ। और स्प्रिंग बोर्ड में मेरा PCM6 का बैच था जो लगभग 1.5 साल के आसपास चला है और उसके बावजूद भी मैं कंटिन्यूसली स्प्रिंग बोर्ड में आती रही हूँ। तो ये मेरा ये है कि मैंने जस्ट कॉलेज के बाद में फाउंडेशन किया। फाउंडेशन के बाद में स्प्रिंग बोर्ड वालों ने जैसे जैसे नोट्स दिए, जैसे जैसे गाइडेंस दी, उस गाइडेंस को फॉलो करके मैंने ये आरएस के एग्जाम्स दी और मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है। अब बात करें कि कैसे करना है, क्या करना है। ये आप अगर यहाँ पे पहुंच चुके हैं स्प्रिंग बोर्ड में तो एक चीज निश्चिंत होकर बैठिए कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप रिजल्ट्स भी देख रहे हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इतने सारे लोग हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सिंसियरली इस चीज को फॉलो करते हैं। और आरएस है ये 1 साल में नहीं हो पाएगा, ये सभी जानते हैं। आरपीएससी लगभग 2-3 साल का ये पूरा प्रोसेस है। तो आप सभी ये मानकर बैठिए कि 3 या 4 साल तक मुझे सिविल सर्विसेज को देना है। इसके बाद में आप ये मानिए एक बार आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो आपकी पूरी आने वाली जो पूरी जिंदगी है वो सेट हो जाएगी। आपकी खुद की जिंदगी सेट हो जाएगी, आपके घर वालों को आपके ऊपर प्राउड फील होगा, आप कई लोगों की आपके गांव में प्रेरणा बनोगे। तो ये सिर्फ 3 साल है जो आपकी जिंदगी को यहाँ से यहाँ तक या फिर जो गिने चुने जो लोग हैं सिविल सर्विसेज में उनमें आप आ पाओगे। तो आप सभी सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हो, एकदम सही जगह हो। जो सर ने अभी बता दिया है सारा कैसे क्या होता है, तो विदाउट एनी डाउट आप इस चीज को शुरू कीजिए। और स्प्रिंग बोर्ड में सबसे इसकी जो खासियत है वो ये है कि आपको इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा है। डिसाइड कि मैं कभी यूपीएससी की तैयारी करती थी तो एनसीईआरटी वगैरह मैं वो बुक्स पढ़ती थी, बाकी टेक्स्ट बुक वगैरह अलग से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप इन्हीं नोट्स को सर की गाइडेंस में अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करें कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस रहेगा। तो जो ये फाउंडेशन का ही कोर्स है ना, तो फाउंडेशन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी हो जाती है। तो प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एस्पिरेंट्स है अपने पास प्रीलिम्स का भी सिलेबस निकाल के रखो, मेंस का सिलेबस निकाल के रखो और साथ में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास आपके टेबल पे हमेशा होने चाहिए। और आपको थोड़े टाइम के बाद में वो सिलेबस और वो क्वेश्चन पेपर वगैरह सारे याद होने जरूरी है। इसके बाद में है यहाँ क्लासेस का शेड्यूल तो सर ने बता ही दिया है कि लगभग 1.5 साल के आसपास आपका ये बैच चलेगा। 1.5 साल लगभग आप यहाँ पे रेगुलर आओगे। उस दौरान सारे सिलेबस है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई सी भी हो। उन सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा, उसका रिवीजन होगा, साथ में आपके टेस्ट चलेंगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
क्लासरूम के जो भी टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं आपके, रिटर्न पेपर भी होता है मेंस ओरिएंटेशन से। तो सभी आप ज्वाइन करो। उसके बाद में सीरियसली इस चीज को नोट कीजिएगा कि आपको सारे टेस्ट देने हैं। और स्टार्टिंग में ये होता है कि हम नए नए आते हैं, हमें जोश रहता है, तो 3 या 4 महीने तक तो हम अच्छे से उस चीज को फॉलो करते हैं। फिर 5वें महीने हम ढीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको थ्रू आउट, जब तक आपका फाइनल पेपर नहीं हो जाता, मेंस आप नहीं लिख लेते हो, तब तक आपको रिटर्न का पेपर लिखना ही लिखना है। क्योंकि प्री तो हमारी सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, और यहाँ पे आप सिंसियरली अगर पढ़ोगे तो आप प्रीलिम्स और निकाल लोगे आराम से। बात है मेंस की, रिटर्न की, तो आप स्टार्टिंग से जब यहाँ फाउंडेशन वाले टेस्ट लिखोगे, उसके बाद में आपकी मेंस आती है, उस टाइम पे अलग से टेस्ट सीरीज चलती है, तो आपकी नींव फाउंडेशन में बनती है। जो पूरी नींव मजबूत होगी वो इसी टाइम पे मजबूत होगी आपकी। और आप ये मानिए, ये आपके जो अभी साल है, ये जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल होने वाले होंगे। जब आप बन जाते हो उसके बाद वाली लाइफ अलग होती है। अभी मैं एसडीएम हूँ खेरवाड़ा उदयपुर में, तो अभी उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाइफ अलग होती है। आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि लंपी स्किन डिजीज के बारे में क्या हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि में उनको लोगों को क्रेडिट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपके पास कलेक्टर एडीएम को बोलता है, एडीएम हमें बोलेंगे, हम तहसीलदार को बोलेंगे, तहसीलदार पटवारी को बोलेगा। तो ओवरऑल यही सब चीजें चलती रहती है। वो लाइफ आपकी अलग है। अभी ये जो लाइफ है ना पढ़ने वाली, ये सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। और दूसरा ये टेस्ट सीरीज, यहाँ पे सीरियसली आप अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी चीज की समस्या होती है, स्प्रिंग बोर्ड की जो खासियत है, मैं यही कहूंगी कि आप बेझिझक कभी भी किसी भी टीचर से कुछ भी पूछ सकते हो। आप डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, दिलीप सर से पूछिए। बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट में ये नहीं होता, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या फिर कुछ और होता है। बेझिझक आप सर के पास जाइए और सर से पूछिए, किसी भी सर से पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, ठीक है। हम यहाँ पे आए हैं तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। ये आपको टेस्ट सीरीज थ्रू आउट देना है जब तक कि फाइनल एग्जाम नहीं हो जाए। उसके बाद में लंबा टाइम होता है। बात आप एक अच्छी कंपनी आपकी बहुत अच्छी होना जरूरी है। अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि ये तैयारी है, इसमें मेहनत से ज्यादा आपके धैर्य की जरूरत होती है। मेहनत हम सभी करेंगे, लेकिन धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 3-4 साल में कई बार हम हमारी राह भटक जाते हैं, कोई दूसरा एग्जाम देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो दोस्त अच्छे बनाइए, पढ़ने वाले दोस्त बनाइए, ग्रुप स्टडी कीजिए, मिलके यहाँ पे बैठिए। उससे ये रहेगा कि आपकी जो यात्रा है ना, ये स्मूथ हो जाएगी। बीच में कई बार टेंशन होती है, घर वालों की ओर से भी स्ट्रेस होता है, किसी की 3rd ग्रेड में लग गई, कोई किसी की और जगह सिलेक्शन हो गया, तो फिर हम भी ये सोचते हैं कि यार हमारा हो नहीं रहा है। मेरा खुद का कजिन है, उसका सिलेक्शन हो गया था बैंक में, मेरा नहीं हो पा रहा था, 2-3 साल से इसी में लगे हुए थे। तो बीच में ये फील होता है कि यार उनका हो गया, मैं किसी दूसरे एग्जाम को दे लूं, इसको छोड़ दूं। तो आपको एग्जाम एक अपना मेन फोकस तो यही रखना है। साथ में अगर आप एग्जाम देते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आप उसको साइड में रखिए, साइड में रखते हुए एक तैयारी कर सकते हैं, पर मेन फोकस आप आरएस पे रखिए। और अच्छे दोस्त बनाने ये रहेगा कि आपकी कंपनी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है। 2-3 साल की आपकी मेहनत है, तो उसमें आपको अच्छे साथी का, अच्छे दोस्तों का, कभी भी कोई भी समस्या होती है, नहीं भी समझ में आया तो हम अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे दोस्त रखिए, कोई भी समस्या होती है उनसे पूछिए, सर से पूछिए बेझिझक। तो ये इस चीज का भी आप सबको ध्यान रखना है। और ज्यादा फोकस करना है 4th पेपर पे। अभी पद्मा मैम भी आएंगी, उनके 148 मार्क्स है 4th पेपर में, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है 4th पेपर। और दूसरा सबसे बड़ा आज के टाइम का जो डिस्ट्रैक्शन है वो होता है हमारा सोशल मीडिया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें सोशल मीडिया बंद ही कर देना है, बिल्कुल रूम में बंद होके पढ़ना ही पढ़ाई करनी है। यूज कीजिए सोशल मीडिया का, लेकिन बहुत ही कम। टाइम फिक्स कर लीजिए कि एक दिन का मेरे को बस आधे घंटे देखना है। तो लिमिटेशन पूरी तरीके से 100% हमें उनको पाबंद नहीं करना अपने आप को कि मुझे बस करना ही नहीं है ये। तो ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज बस यही है कि जब हम निकले हैं अपने गांव से, अपने घर से, तो फिर ये नहीं सोचना कि मुझे वापस वैसे के वैसे जाना है।
मैं 10th क्लास में अपने गांव से आई थी, तो मेरा यही था कि जब मैं गांव में जाऊंगी ना, तो मतलब हमेशा यही था कि यार कुछ ना कुछ तो बन के ही जाएंगे वापस, बिना नौकरी लगे बिना कुछ किए तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमेशा सोचिए, जब आए हैं घर वालों ने यहाँ पे भेजा है, तो हमें कुछ ना कुछ उनके लिए बन के ही जाना है। और आपका आरएस बनने से आप ये मानिए, आपसे ज्यादा खुशी आपको पेरेंट्स को होती है। उनकी आंखों में जो आपके लिए जो चमक होती है, जब गांव वाले उनको बधाई देते हैं, जब वो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, अभी इस बार इसी का हुआ है, अभी मैं अपने गांव से आ रही हूँ, तो जो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो आपके लिए तो नॉर्मल है, चलो ठीक है, बहुत सारे लोग निकलते हैं, हर साल हजारों निकलते हैं, आईएएस में भी निकलते हैं, पर उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उनकी पूरी जीवन की संपदा हम ही होते हैं। तो अगर हम उनको थोड़ा सा भी प्राउड फील करवा पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने लिए ना सही तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए। आप यहाँ पे आज आए हो तो कि नहीं, कई कई लोगों के तो पेरेंट्स ने बोला होगा न्यूज़पेपर को देख के, कई लोगों का खुद का सपना होगा, कई लोग ऐसे भी हैं कि यार चलो कुछ कुछ ना सही तो यही कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे आ गए हो, तो फिर मन लगा के इसी पे डटे रहकर इसी को फॉलो कीजिए। और आपके अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। डायरेक्ट फायदा तो देखो नहीं होता है ना, मेन फोकस अपन को नोट्स के ऊपर करना है। जिस दिन ये हो ना कि ये पूरी कॉपी है, ये मुझे अच्छे से याद हो गई है, उसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में क्या है, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, चैप्टर्स है, डायरेक्ट डायरेक्ट वहां से कुछ नहीं आएगा, बस हमारी थोड़ी समझ विकसित होती है उनको पढ़ने से। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स को दीजिए, उसके बाद में टाइम तो हमारे पास खूब है, अभी फाउंडेशन में खूब सारा टाइम होता है, तो आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। पर उसमें ये नहीं है कि मैं नोट्स को छोड़ दूं। नोट्स तो ये है कि रोजाना यहाँ पे 3 क्लास होती है, 3 क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है घर जाके उसको रिवाइज करो। फिर दूसरे दिन यहाँ पे आते हैं, सर पूछते हैं, पूरा रिवाइज कराते हैं, फिर आप में से सर पूछेंगे कि कौन हाथ उठा के बता सकता है। तो बस फिर सामने वाला कोई बताएगा, फिर आपको लगेगा यार मुझे नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बस आपको एनसीईआरटी साथ में पढ़ सकते हो, पर पहले नोट्स को प्रायोरिटी देना है। देखो, आपके अगर अच्छे दोस्त है, पढ़ने वाले दोस्त है, आप मिलके बस पढ़ाई की बातें करते हो बजाय की और दूसरी चीजों की, तो ग्रुप स्टडी अच्छी है। तो ग्रुप स्टडी से ये रहता है कि अगर अपन ने मिल के कोई बात पढ़ी, एक ही चीज को 4 लोगों ने डिस्कस किया, तो ज्यादा अच्छे से याद रहती है। अब बेस्ट कौन सी है, बेस्ट तो ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। तो अगर आप कोई अच्छे दोस्त हैं तो ग्रुप स्टडी अच्छी है। इस बार भी आरएस में कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो ग्रुप वाले एक ग्रुप में से 4 4 5 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी एक न्यूज़पेपर के टच में रहिए डेली, देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है। नहीं, देश दुनिया का मतलब है कि हमारी राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय विदेश नीति में क्या हो रहा है। हमारे देश में अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, तो किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हर घर तिरंगा अभियान क्यों चलाया जा रहा है, 15 अगस्त आ रही है, खेल खेल वाला पेज पढ़िए, हमारे पास स्पोर्ट्स का सेक्शन है जो कि 20 नंबर का है। तो देश दुनिया का मतलब आप उस वाले संदर्भ में ना ले। देश दुनिया का मतलब हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, आईआर वाली चीज है। तो आप इकोनॉमी में स्लो डाउन है कि इकोनॉमी में बूम आ रहा है, कि या मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कब हो रही है, इस टाइम पे रेपो रेट क्या चल रही है। तो उस जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमी वाला पेज अच्छा लगने लगेगा। तो जो भी सब्जेक्ट चलता है, तो आप धीरे धीरे फिर चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, और सिलेबस को देखते रहिए हमेशा, ठीक है। सिलेबस से ये रहेगा कि आपने न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आई, तो आपको अगर पता होगा कि ये मेरे पॉलिटी वाले सेक्शन में है, या साइंस वाले सेक्शन में है, या पबेड वाले सेक्शन में है, या फिर सोसाइटी वाले किसी सेक्शन में ये टॉपिक है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इसीलिए सिलेबस आपको याद होना जरूरी है। हाँ, आप बोलो, क्या बोल रहे हो। नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा चेंज जैसा तो कुछ नहीं किया मैंने। 1.5 साल तक मैं कोचिंग आई, मैं मेरी यहाँ पे थर्ड रो होती थी, मेरी क्लास होती थी 1 से लेके शाम के 7 बजे तक। तो मैं जगतपुरा से आती थी, तो वही 8 बजे तक पहुंचती थी। मेरे घर में मेरे कजिन वगैरह वो लोग 7 बजे, लास्ट टाइम उनका साथ था, लेकिन मैं 8 बजे तक पहुंचती थी। तो स्प्रिंग यहाँ की जो क्लास होती थी मैं उसको पढ़ती थी।
फिर दूसरे दिन मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, 5:30 बजे 6 बजे के आसपास। उस 5:30 6 बजे के आसपास से लेके मैं 11:30 बजे तक वो पढ़ती थी, जो भी पढ़ाया था उसको रिवाइज करती थी। एक साल तक मेरा यही रूटीन था। उसके बाद में मैं यहाँ जाती थी अपना खाना वाना बना के खा के। तो उस टाइम पे मेरा रूटीन ये था, और जब कोचिंग कंप्लीट हो गई थी तब फिर रूटीन चेंज हो गया था। फिर आपकी एग्जाम पे डिपेंड करता है, अगर प्रीलिम्स पास में है तो आप उन्हीं नोट्स को पढ़ोगे, लेकिन जब आप फैक्चुअल थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। और जब मेंस आ जाएगी तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। बाकी ऐसे चेंज जैसा कुछ नहीं करना कि मुझे कुछ और करना है। फिर धीरे 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 चीजें ऐड होती जाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, करंट अफेयर्स आपको यहीं पे पढ़ाया जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। अभी तो बस यही फोकस करना है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना कोचिंग में, जो 3 सब्जेक्ट एक साथ चलते, स्टार्टिंग में आपके अभी चेंज हो गया होगा तो पता नहीं होगा, इकोनॉमी वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट है तो पॉलिटी या फिर कुछ और पढ़ा दी। तो यहाँ जो पढ़ाया जाता है ना, आप उसको पढ़ लोगे, वो बहुत है, वो सफिशियंट है। और ये सफिशियंट है, लेकिन ये आपको 1.5 साल तक ये जो रिदम है इसको बनाए रखना है। स्टार्टिंग के जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी तो बैच ऑलरेडी चल रहा था, तो मैंने बीच में ज्वाइन किया था। आपकी तरह सेमिनार नहीं लिया था मैंने, मेरे को पता था कि स्प्रिंग बोर्ड में अच्छी पढ़ाई होती, तो मैंने आके ज्वाइन किया। तो सब लोग इतना बताते थे तो मैं तो डर गई थी कि पूरी क्लास को आता है, बस मुझे ही नहीं आता। पर फिर धीरे 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 20 दिन के अंदर मेरी भी पकड़ होने लगी। बाकी सब लोग की तरह मैं भी सब बताते पूछते थे तो मैं भी बताने लगी। तो ये जो रिदम है ना, इसको मेंटेन करना है थ्रू आउट आपकी ये जो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक। रिदम को बस ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली पढ़ना है आपको, और ये जो भी डिस्ट्रैक्शन है इन सबको अवॉइड करना है। देखो, शेर अकेला ही चलता है आगे, भीड़ को वो पीछे देखते हुए आगे नहीं चल, पीछे नहीं देखता। आपको आपकी राह खुद बनानी है, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस है, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप उसको 100% करोगे, टेस्ट सीरीज लिखोगे, अच्छे नंबर लाओगे, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और बाकी लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उससे आप आपका मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन खुद कर सकते हो। नोट्स के अलावा मैंने टेक्स्ट बुक जैसी कुछ नहीं पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, बस नोट्स पढ़े थे, नोट्स के अलावा कुछ नहीं। नहीं, यहाँ जो लिखवाते थे सर, हमारे टाइम पे ये मिलते नहीं थे इतने मार्केट वाले नोट्स, सब अभी अभी खुला है थोड़े टाइम पहले। लाइव क्लास लो आप। नहीं, वो वाले पढ़ो ना, लेकिन लाइव क्लास ले रहे हो तो फिर लाइव क्लास वाली चीजें लिख सकते हो, उसी में ऐड कर लो जो लेके गए थे, वहीं पे पेंसिल से लिख लो, कुछ एक्स्ट्रा चीज लगती है तो, ठीक है। वो नोट्स तो वही है, पर जब आप यहाँ लोगे तो फिर लिखोगे, वरना आप बैठे रहोगे, बैठे हुई चीजें फिर भूल जाओगे। लिखो इससे अच्छा, उसमें पेंसिल से लिख लो, कुछ एक्स्ट्रा चीज लगती है उसको सुनो। राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर में से, दोनों में से एक कोई सा भी पढ़ लो। हाँ, मैगजीन में मूमल, मैंने मूमल पढ़ी थी, हमारे टाइम पे मूमल आती थी तो मूमल में पढ़ती थी। और इंडिया के लिए अगर आप पढ़ना चाहो, अलग से टाइम होता है, तो आप विजन या फिर क्रॉनिकल में से कोई एक पढ़ सकते हो, जो हमारे काम का जो सेक्शन है ना वो वाला। अब काम का सेक्शन है कि नहीं है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सिलेबस खुद उठा के देखोगे। कोई आपको बता नहीं सकता कि ये वाला सेक्शन काम का है, ये वाला सेक्शन काम का नहीं है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखो, मेंस के क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, उसके बाद में अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये वाली चीज हमारे काम की है या फिर ये वाली चीज हमारे काम की नहीं है।